नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। विगत 6 क्लास में हमने वर्ग 6 के ज्योग्राफी द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम को समझा। जो शेष टॉपिक है इसके अंतर्गत, जो शेष टर्म है, इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके बारे में हमने सन और उसके 8 प्लैनेट्स के विषय में समझ लिया। फिर इसके अतिरिक्त और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें पहला है मून्स और सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन देयर ऑन ऑर्बिट। मून्स और सैटेलाइट ऐसी हेवनली बॉडीज है जो प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में वो घूमते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मून्स जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। मून्स को जनरली मून्स कहने से नेचुरल सैटेलाइट का बोध होता है, और सैटेलाइट जो है इससे आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की चर्चा होती है। तो इस तरह से हम सैटेलाइट्स को 2 भाग में बांट सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स जिसको मून्स कह सकते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के विषय में ये भी आप जान लें कि भारत का जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम आर्यभट्ट था। भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, और इसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द मून्स ऑफ द अर्थ। द मून्स ऑफ द अर्थ, मैंने कहा कि मून से नेचुरल सैटेलाइट का बोध होता है, और मून से हम लोग जनरली अर्थ का जो मून है इसे समझते हैं। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून्स कहा जाता है, और उस मून्स के बारे में आप जानेंगे कि मैंने पहले ही कहा कि नेचुरल सैटेलाइट्स है तो मून्स कहा जाता है, और अर्थ के पास एक मून है जिसे हम सभी जानते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स है अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस जो है कितना दूर है हमारी पृथ्वी से, ये मून्स 3,84,000 किलोमीटर दूर है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम, मून्स का जिसे हम सभी देखते हैं चांद को, इनका रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम दोनों बराबर है, और यह है 27 दिन 8 घंटे के बराबर। 27 days and 8 hours is the rotation and revolution time of the moon। आगे हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नील आर्मस्ट्रांग आप सभी जानते हैं, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, वो पहली बार जुलाई 1969 में चंद्रमा की सतह पर पांव रखे थे। अर्थात चंद्रमा की सतह पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ऐसा आप सभी जानते भी होंगे। नो एटमॉस्फेयर, चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है। वहाँ पर आप सभी जानते होंगे चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात वहाँ पर एयर जो है वो अत्यधिक ताप के कारण, और कहा जाए कि एस्केप वेलोसिटी जिसे हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो उन्नयन वेग होता है उसके कारण उसके जो वहाँ पर एयर है वो चंद्रमा की सतह को छोड़कर ऊपर उठ जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और टर्म्स हैं। एस्टेरॉइड्स, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि जब आप सन के आगे बढ़ते हैं 8 प्लैनेट्स के क्रम में, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्लैनेट्स है उससे अपेक्षाकृत छोटा, बहुत छोटा उसको नहीं कहा जा सकता है, प्लैनेट्स के अपेक्षा छोटा जो रॉक्स होते हैं, और वो भी मार्स और जुपिटर जो मंगल और बृहस्पति जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसके बीच में ये पाए जाते हैं, और ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन आकार थोड़ी छोटी होने के कारण ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। अर्थात एस्टेरॉइड्स आर द पीसेस ऑफ स्टोन्स फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच ये पाए जाते हैं, और जहाँ पर ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच, उसे एस्टेरॉइड्स बेल्ट भी कहा जाता है।
इसके बाद है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड सामान्यतः उल्कापिंड। आप आकाश में कभी कभी रात में तारे को टूटते हुए देखते होंगे, कहते हैं जिसे तारों का टूटना हम लोग कहते हैं, ये मेटेरॉइड्स है, उल्कापिंड है। ये क्या होता है कि जब ऊपर से कभी कभी ये पृथ्वी के कक्षा में भी आती है, पृथ्वी के करीब भी आती है, तो जब वो पृथ्वी के करीब आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के घर्षण के कारण ये रॉक्स आउटर स्पेस में पाए जाते हैं, मेटेरॉइड्स। और ये आउटर स्पेस से जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के घर्षण के कारण गर्म हो जाती है और जल उठती है। तो कभी कभी जल कर ऊपर ही रह जाती है। बिरले ऐसा होता है कि अर्थ के सरफेस को भी टच करती है, जहां पर वो गिरती है वो अपनी वजन के कारण गड्ढे भी बना देती है। तो मेटेरॉइड्स आउटर स्पेस में पाए जाने वाला रॉक्स है, मेटेलिक होता है, बना होता है मेटल से, रॉक से। और ये पृथ्वी के कक्षा में आने पर जल भी जाता है, कभी कभी धरती पर अर्थ के सरफेस पर गिरता भी है, उल्कापिंड कहा जाता है इसे, आप सभी जानते होंगे। अब है कॉमेट्स। कॉमेट्स जिसे धूमकेतु भी कहा जाता है, पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो ये पुच्छल तारा इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके जो आकृति होते हैं, जो दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ बनी हुई है, तो पूंछ वाले तारा पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो पूंछ जो होता एक्चुअली वो आइस, गैस और डस्ट जो उस तारे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी के कारण इसके टेल्स की तरह दिखते रहते हैं, इसलिए इसे जो है ना पुच्छल तारा कहा जाता है। और ये पूंछ जो जिसे आप कहते हैं वो एक्चुअली आइस, गैस और डस्ट का वो जमाव होता है। और इसके विषय में ये भी आप जान लें कि हेलीज कॉमेट नाम का एक पुच्छल तारा भारत में यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि अधिकांश हिस्सों पर विश्व में 1986 में दिखा था। 1986 में हेलीज कॉमेट नाम का एक कॉमेट या पुच्छल तारा दिखा था, और माना जाता है कि 76 वर्ष बाद फिर से दिखाई देंगे, अर्थात 2062। अगर 76 इसमें ऐड करेंगे तो 2062 में ये फिर से हेलीज कॉमेट दिखाई पड़ सकते हैं। तो साथियों, जो वर्ग 6 के ज्योग्राफी के पहले अध्याय के अंतर्गत जो भी टर्म्स था, जो भी बातें थी, इसकी चर्चा हमने छोटे छोटे खंडों में आपके बीच रखा। अब निरंतर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये क्लास चलती रहेगी। फिर अगले क्लास से जो ज्योग्राफी की क्लास है, अगले लेसन्स को आपके बीच रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इधर पीछे की जो टॉपिक्स जो हमने शुरू किया था, जैसे फंडामेंटल मैथमेटिक्स, व्याकरण, इन चीज़ों को भी हम आपके बीच रखेंगे। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।